नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी कहानी डिप्टी श्यामाचरण। डिप्टी श्यामाचरण की धाक सारे नगर में छाई हुई थी। नगर में ऐसा कोई हाकिम न था जिसकी लोग इतनी प्रतिष्ठा करते हों। इसका कारण कुछ तो यह था कि वे स्वभाव के मिलनसार और सहनशील थे, और कुछ यह रिश्वत से उससे बनी घृणा थी। न्याय विचार ऐसी सूक्ष्मता से करते थे कि 10-12 वर्ष के भीतर कदाचित उसके 2 ही 4 फैसलों की अपील हुई होगी। अंग्रेजी का एक अक्षर न जानते हो, परंतु बैरिस्टरों और वकीलों को भी उनकी नैतिक पहुंच और सूक्ष्मदर्शिता पर आश्चर्य होता था। स्वभाव में स्वाधीनता कूट कूट कर भरी थी। घर और न्यायालय के अतिरिक्त किसी ने उन्हें और कहीं जाते आते नहीं देखा। मुंशी शालिग्राम जब तक जीवित थे, या यूं कहिए कि वर्तमान थे, तब तक कभी कभी चित्त विनोदार्थ उनके यह चले जाते थे। जब वे लप्त हो गए, डिप्टी साहब ने घर छोड़कर हिलने की शपथ कर ली। कई वर्ष हुए एक बार कलेक्टर साहब को सलाम करने गए थे। खान सामा ने कहा, साहब स्नान कर रहे हैं। 2 घंटे तक बरामदे में एक मोढ़े पर बैठे प्रतीक्षा करते रहे। तंदतर साहब बहादुर हाथ में एक टेनिस बैट लिए हुए निकले और बोले, बाबू साहब, हमको खेद है कि आपको हमारी बाट देखनी पड़ी। मुझे आज तक अवकाश नहीं है। क्लब घर जाना है, आप फिर कभी आवे। यह सुनकर उन्होंने शाह बहादुर को सलाम किया और इतनी सी बात पर किसी अंग्रेजी की भेंट को न माने गए। वंश प्रतिष्ठा और आत्मगौरव पर उन्हें बड़ा अभिमान था। वे बड़े ही रसिक पुरुष थे। उनकी बातें हास्य से पूर्ण होती थी। संध्या के समय जब वे कपिता विशिष्ट मित्रों के साथ द्वारंग में बैठे थे, उनके उच्च हास्य की गूंजती हुई प्रतिध्वनि वाटिका से सुनाई देती थी। नौकरों चाकरों से बहुत सरल व्यवहार रखते थे। यहाँ तक कि उनके संग अलाव के बेचने में भी उनको कुछ संकोच न था, परंतु उनकी धाक ऐसी छाई हुई थी कि उनकी सजगता से किसी को अनुचित लाभ उठाने का साहस न होता था। चाल ढाल सामान्य रखते थे। कौन पतलून से उन्हें घृणा थी। बटनदार ऊंची अचकयन, उस पर एक रेशमी काम की अबा, काला स्मिला ढीला पजामा और दिल्ली वाला नोकदार जूता उनकी मुख्य पोशाक थी। उनके दूसरे शरीर, गुलाबी चेहरे और मध्यम डील पर जितनी यह पोशाक शोभा देती थी, उनकी कोट पतलून से संभव न थी। यद्यपि उनकी धाक सारे नगर में फैली हुई थी, तथापि अपने घर के मंडलार्थ गर्त उनकी एक न चलती थी। यह उनकी योग्य अर्धांगिनी का साम्राज्य था। वे अपने अधिकृत प्राप्त से स्वच्छंदता पूर्वक शासन करती थी। कई वर्ष व्यतीत हुए। डिप्टी साहब ने इनकी इच्छा के विरुद्ध एक महारिज नौकर रख ली थी। महारिज कुछ रंगीली थी। प्रेमवती अपने पति किस अनुचित कृति पर ऐसी रुष्ट हुई कि कई सप्ताह तक कोप भवन में बैठी रही। निदान विवश होकर साहब ने महारिजन को विदा कर दिया। तब से उन्हें फिर कभी गृहस्थी के व्यवहार में हस्तक्षेप करने का साहस न हुआ। मुंशी जी के 2 बेटे और बेटी थी। बड़ा लड़का साधारणचत गत वर्ष डिग्री प्राप्त करके इस समय रुटकी कॉलेज में पढ़ता था। उसका विवाह फतेहपुर सीकरी के एक रईस के यहाँ हुआ था। मंझली लड़की का नाम सेवती था। उसका भी विवाह प्रयाग के एक धनी घराने में हुआ था। छोटा लड़का कमलाचरण अभी तक अविवाहित था। प्रेमवती ने बचपन से ही लाड़ प्यार करके उसे ऐसा बिगाड़ दिया था कि उसका मन पढ़ने लिखने में तनिक भी नहीं लगता था। 15 वर्ष का हो चुका था, पर अभी तक सीधा सा पत्र भी न लिख सकता था। इसलिए वहां से भी वह उठा लिया गया। तब एक मास्टर साहब नियुक्त हुए और 3 महीने रहे, परंतु इतने दिनों में कमलाचरण ने कठिनता से 3 पाठ पढ़े होंगे। निदान मास्टर साहब भी विदा हो गए।
तब डिप्टी साहब ने स्वयं पढ़ाना निश्चय किया, परंतु एक ही सप्ताह में उन्हें कई बार कमला का सिर हिलाने की आवश्यकता प्रतीत हुई। साथियों के बयान और वकीलों की सूक्ष्म आलोचनाओं के तत्व को समझना कठिन है, जितना किसी निरुत्साही लड़के के यमन में शिक्षा रुचि उत्पन्न करना। प्रेमवती ने इस मारधार पर ऐसा उत्पात मचाया कि अंत में डिप्टी साहब ने भी झंझलाकर पढ़ाना छोड़ दिया। कमला कुछ ऐसा रूपवान, सुकुमार और मधुरभाषी था कि माता उसे सब लड़कों से अधिक चाहती थी। इस अनुचित लाड प्यार ने उसे पतंग, कबूतरबाजी और इसी प्रकार के अन्य कुव्यसनों का प्रेमी बना दिया था। सबसे हुआ और कबूतर उड़ाने चले गए। बटेर के जोर छूटने लगे। संध्या हुई और पतंग के लंबे लंबे पेच होने लगे। कुछ दिनों में जुए का भी चस्का पड़ चला था। दर्पण, कंघी और इत्र तेल में तो मानो उसके प्राण ही बसे थे। प्रेमवती एक दिन सुदामा से मिलने गई थी। वहां उसने ब्रिजरानी को देखा और उसी दिन से उसका जी ललचाया हुआ था कि वह बहू बनकर मेरे घर में आए तो घर का भाग्य जाग उठे। उसने सुशीला पर अपना यह भाव प्रकट किया। विरजन का 13वां आरंभ हो चुका था। पति पत्नी के विवाह में संबंध में बातचीत हो रही थी। प्रेमवती की इच्छा पाकर दोनों फूले न समाये। एक तो परिचित परिवार, दूसरे कलील लड़का, बुद्धिमान और शिक्षित, पैतृक संपत्ति अधिक। यदि इसमें नाना हो जाता तो क्या पूछना। चटपट रीति के अनुसार संदेश कहला भेजा। इस प्रकार संयोग ने आज उस विषैले वृक्ष का बीज बोया जिसने 3 वर्ष में कुल का सर्वनाश कर दिया। भविष्य हमारी दृष्टि से कैसा गुप्त रहता है। जे भी संदेशा पहुंचा, सास, ननद और बहू में बातें होने लगी। बहू चंद्रा, क्यों अम्मा, क्या आप इसी साल ब्याह करेंगी? प्रेमवती, और क्या, तुम्हारे ललाली के मनाने की देर है। बहू, कुछ तिलक दहेज भी ठहरा? प्रेमवती, तिलक दहेज ऐसी लड़कियों के लिए नहीं ठहराया जाता। जब तुला पर लड़के के बराबर नहीं ठहरती तभी दहेज मांगा। पसंद बनाकर उसे बराबर कर देते हैं। हमारी विजरानी कमला से बहुत भारी है। सेवती, कुछ दिनों में घर धूमधाम रहेगी। भाभी गीत गाएगी, हम ढोल बजाएंगे। क्यों भाभी? चंद्रा, मुझे नाचना गाना नहीं आता। चंद्रा का स्वर कुछ भद्दा था। जब गाती स्वर भंग हो जाता था, इसलिए उसे गाने से चिढ़ती। सेवती, यह तो तुम आप ही करो। तुम्हारे गाने की तो संसार में धूम है। चंद्रा जल गई। तीखी होकर बोली, नीचे नाच गाकर दूसरों को लुभाना हो वह नाचना गाना सीखे। सेवती, तुम तो तनिक सी हंसी में रूठ जाती हो। जरा वह गीत गाता हो। तुम तो श्याम बड़े बेखबर हो। इस समय सुनने को बहुत जी चाहता है। महीनों से तुम्हारा गाना नहीं सुना। चंद्रा, तुम ही गाओ, कोयल की तरह कूकती हो। सेवती, लो, अब तुम्हारी यही चाल अच्छी नहीं लगती। मेरी अच्छी भाभी, तनिक गाओ। चंद्रमा, मैं इस समय न गाऊंगी। क्यों, मुझे कोई डोमनी समझ लिया है? सेवती, मैं तो बिन गीत सुने आज तुम्हारा पीछा न छोड़ूंगी। सेवती का स्वर परम सुरीला और चिकित्सार्थक था। रूप और आकृति भी मनोहर, कुंदन वर्ण और रसीली आंखें। प्याली रंग की साड़ी पर वह खूब खिल रही थी। वह आप ही आप गुनगुनाने लगी, तुम तो श्याम बड़े बेखबर हो। तुम तो श्याम, आप तो श्याम पियो दूध के कुल्हड़। मेरी तो पानी पै गुजर, पानी पै गुजर हो। तुम तो श्याम। दूध के कुल्हड़ पर वह हंसी बड़ी। प्रेमवती मुस्कुराई, परंतु चंद्रा रुष्ट हो गई। बोली, बिना हंसी की हंसी हमें नहीं आती। इसमें हंसने की क्या बात है? सेवती, आओ हम तो मिलकर गाएं। चंद्रा, कोयल और कय का क्या साथ? सेती, क्रोध तो तुम्हारी नाक पर रहता है। चंद्रा, तो हमें क्यों छेड़ती हो? हमें गाना नहीं आता तो
कोई तुमसे निंदा करने तो नहीं चाहता? कोई का संकेत रामचरण की ओर था। चंद्रा में चाहे और गुण न हो, परंतु पति की सेवा वह तन मन से करती थी। उसका तनिक भी सिर धमका कि उसके प्राण निकल जाए। उनको घर आने की तनिक देर हुई कि व्याकुल होने लगती। जब वे रुटकी चले गए तब से चंद्रा यहाँ हंसना बोलना सब छूट गया था। उसका विनोद उसके संग चला गया था। इन्हीं कारणों से रामचरण को स्त्री का वशीभूत बना दिया था। प्रेम, रूप, गुण आदि सब त्रुटियों का पूरक है। सेवती निंदा क्यों करेगा? कोई तो तन मन से तुम पर रिझा हुआ है। चंद्रा, इधर घर कई दिनों से चिट्ठी नहीं आई। सेवती, 3-4 दिन हुए होंगे। चंद्रा, तुमसे तो हाथ पैर जोड़कर हार गई, तुम लिखती ही नहीं। सेवती, अब वे ही बातें प्रतिदिन कौन लिखे? कोई नई बात हो तो लिखने को जी चाहे। चंद्रा, आज विवाह के समाचार लिख देना। लाऊ कलम दावत। सेवती, परंतु एक शर्त पर लिखूंगी। चंद्रा, बताओ। सेवती, तुम्हें श्यामलता गीत गाना पड़ेगा। चंद्रा, अच्छा गा दूंगी। हंसने को जी चाहता है ना, हंस लेना। सेवती, पहले गा दो तो लिखूं। चंद्रा, न लिखोगी फिर बातें बनाने लगोगी। सेवती, तुम्हारी शपथ, लिख दूंगी, गाओ। चंद्रा गाने लगी। तुम तो श्याम बड़े बेखबर हो, तुम तो श्याम बड़े बेखबर। दूध के कुल्हड़ में तो पानी पे गुजर हो, तुम तो श्याम बड़े बेखबर हो। अंतिम शब्द कुछ ऐसे बेसुरे निकले कि हंसी रोकना कठिन हो गया। सेवती ने बहुत रोका पर रुक न सकी। हंसते हंसते पेट में बल पड़ गया। चंद्रा ने दूसरा पद गाया। आप तो श्यामा रखो 2-2 लुगाइया, मेरी तो आपी पे नजर हो। तुम श्याम। लुगाइया पर सेवती हंसते हंसते लोटपुट हो गई। चंद्रा ने सजल नेत्र होकर कहा, अब तो बहुत हंस चुकी, लाऊ कागज। सेवती, नहीं नहीं, अभी तनिक हंस लेने दो। सेवती हंस रही थी कि बाबू कमलाचरण का बाहर से शुभागमन हुआ। 15-16 वर्ष की आयु थी। गोरा गोरा गेहुआ रंग, छरहरा शरीर, हंसमुख भड़कीले वस्त्रों से शरीर को अलंकृत किए, इत्र में बसे, नेत्रों में सुरमा, इधर पर मुस्कान और हाथ में बुलबुल लिए आकर चारपाई पर बैठ गए। सेवती बोली, कमलू, मुंह मीठा कराओ तो तुम्हें ऐसे शुभ समाचार सुनाऊंगी कि सुनते ही फरक उठो। कमला, मुंह तो तुम्हारा आज अवश्य ही मीठा होगा, चाहे शुभ समाचार सुनाओ चाहे न सुनाओ। आज इस पट्टे ने यह विजय प्राप्त की है कि लोग दंग रह गए। यह कहकर कमलाचरण ने बुलबुल को अंगूठे पर बिठा लिया। सेवती, मेरी खबर सुनते ही नाचने लगोगे। कमला, तो अच्छा है कि आप न सुनाइए, मैं तो आज यूं ही नाच रहा हूँ। इस पट्टे ने आज तक नाक रख ली, सारा नगर दंग रह गया। नवाब मुन्नेखा बहुत दिनों से मेरी आंखों में चढ़े हुए थे। एक पास होता है, मैं उधर से निकला तो आप कहने लगे, मियाँ कोई पट्टा तैयार हो तो लाओ, 2-2 चोंच हो जाए। यह कहकर आपने अपना पुराना बुलबुल दिखाया। मैंने कहा, कृपा निधान, अभी तो नहीं, परंतु 1 मास में यदि ईश्वर चाहे तो आपसे अवश्य एक जोड़ा होगी। और बंद बंद कर आज शेर अली के अखाड़े में बदान की ठहरी। 50-50 रुपए की बाजी थी। लाखों मनुष्य जमा थे। अपना पुराना बुलबुल विश्वास मानो, सेवती कबूतर के बराबर था, परंतु वह केवल फूला हुआ न था, सारे नगर के बुलबुलों को पराजित किए बैठा था। बलपूर्वक लात चलाई। इसने बार बार नचाया और फिर झपटकर उसकी चोटी दबाई। उसने फिर चोट की। यह नीचे आया। कुर्ती कोलाहल मच गया। मार लिया, मार लिया। तब तो मुझे भी क्रोध आया। डपटकर जो ललकारा हूँ तो यह ऊपर और वह नीचे दबा हुआ है। फिर तो उसने कितना ही सिर पटका फिर ऊपर आ जाए, परंतु इस शेर ने ऐसा दबा कि सिर उठाने न दिया।
नवाब साहब स्वयं उपस्थित थे। बहुत चिल्लाए, पर क्या हो सकता है। उसने ऐसे दबोचा था जैसे बाज चिड़िया को। फिर बकटुक भाग गया। उसने पानी के उस पार तक पीछा किया, पर न पा सका। लोग विस्मय से दंग हो गए। नवाब साहब का तो मुख मलिन हो गया। दवाइयाँ उड़ने लगे। रुपए हारने की तो उन्हें कुछ चिंता नहीं, क्योंकि लाखों की आय है, परंतु नगर में जो उनकी धाक जमी हुई है वह जाती रही, रोते हुए घर के सिधारे। सुनता हूँ यहाँ से जाते ही उन्होंने अपने बुलबुल को जीवित ही गाड़ दिया। यह कहकर कमलाचरण ने जेब खनखनाई। सेवती, तो फिर खड़े क्या कर रहे हो? आगरे वाले की दुकान पर आदमी भेजो। कमला, तुम्हारे लिए क्या लाऊं भाभी? सेवती, दूध के कुल्हड़। कमला, और भैया के लिए? सेवती, दो दो लुगैया। यह कहकर दोनों ठहाका मारकर हंसने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।